अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस पे साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। वेलकम टू एलावज अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है ओम्बड्समैन। इस वीडियो के अंदर हम दो तरह के टॉपिक्स कवर करेंगे, ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल एंड ओम्बड्समैन एट प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। यानी कि आपको पेपर में ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल अलग से भी पूछ सकते हैं या ओम्बड्समैन एट प्रोविंशियल लेवल अलग से आएगा, या इकट्ठे भी दे सकते हैं, ठीक है। या इन दोनों की बजाय सिंपल ओम्बड्समैन का आंसर भी दे सकते हैं। तो आप जहन में रखें कि चाहे ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल हो चाहे ओम्बड्समैन एट प्रोविंशियल लेवल हो, आपका आंसर सेम ही आपने याद करना है, सेम ही अप्लाई करना है दोनों पे, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, एक ही आंसर से आपके 2 सवाल कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी देनी है, यानी कि आप चाहें तो इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग दे दें, साथ हिस्ट्री भी लगा दें, या हिस्ट्री को अलग से दे दें, ठीक है। मैंने तो दोनों को इकट्ठे लिख दिया, सही है। आप चाहें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना है द आइडिया ऑफ मुतहसिब ओम्बड्समैन कम्स फ्रॉम द इस्लामिक हिस्ट्री। ये जो ओम्बड्समैन का लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान में इसको मुतहसिब कहा जाता था। तो बेसिकली बात ये है ना कि जो ओम्बड्समैन है वो निकला ही इस्लामिक हिस्ट्री से था, तो इसलिए हम इसको मुतहसिब कह रहे हैं। तो मुतहसिब पहले था, बाद में लोगों ने इसको ओम्बड्समैन का नाम दे दिया, ठीक है। Many Islamic states had mutasib to make sure citizens were not treated unfairly. The Prophet Muhammad, peace be upon him, and his companions practiced accountability in their personal and public life. अब यहाँ पे आपने बताना है कि जो इस्लामिक स्टेट्स थी, जैसे कि हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे पाकिस्तान तो चलो बाद में बना था, बट सऊदी अरेबिया और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, उनमें मुतासिब का कॉन्सेप्ट काफ़ी वक्त से चल रहा था। वहाँ पे जो सिटीजन्स थे उनको सही तरीके से गवर्नमेंट ट्रीट करे, ये चीज़ मुतासिब वाले सिस्टम में होती है, बजरन वाले सिस्टम में होती है, ठीक है। अगर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो और उनके जो साथी कंपेनियंस जो थे सहाबा, ये लोग हमेशा इंसानों के साथ गलत नहीं करते थे। यानी कि जब भी कोई एक्शन लेते थे तो कोशिश करते थे खुद को उसका ज़िम्मेदार ठहराएं, यानी कि अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाली बात क्यों लिखी यहाँ पे, क्योंकि जो ओम्बड्समैन है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी लोग जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो अगर किसी इदारे में बैठे हुए हैं तो उनको चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, और अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो अपने आप को ज़िम्मेदार भी ठहराएं। ऐसा ना कि भाई हमने एक्शन लिया तो हम ज़िम्मेदार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस ओहदे पे जिस हेड की कुर्सी पे बैठे हुए हो तो इट मीन्स कि आप पे जिम्मेदारी लगी हुई है कि जो आप एक्शन लोगे आपको ज़िम्मेदार भी ठहराया जाएगा। यही चीज़ ओम्बड्समैन सिखाता है हमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की भी एक एग्जाम्पल दी। फिर आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपने बताना है कि 18th सेंचुरी में जो किंग चार्ल्स 12 है, ये किंग चार्ल्स की मैंने तस्वीर लगाई हुई है, ठीक है। ये स्वीडन के किंग हैं। ऑटोमन एम्पायर में ये एग्जाइल हुए थे, यानी इनको एक तरह से समझ लें जेल में रखा हुआ था ऑटोमन एम्पायर में। ऑटोमन एम्पायर बेसिकली तुर्की का मुल्क था उस ज़माने का, जिस वक्त मुसलमान बहुत डोमिनेट होते थे उस ज़माने में। अब तो ऑब्वियसली वहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया, बट उस ज़माने में जो 18th का दौर था उस वक्त
तुर्की में बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम था। तो वहाँ पे इन्होंने देखा, इस किंग ने देखा कि तुर्की में यानी कि ऑटोमन एम्पायर में एक ऑफिस बना हुआ है ओम्बड्समैन का, वो बड़ा अच्छा चल रहा है। वो मतलब एक ऐसा ऑफिस था जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहराता था। अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेदार ठहराता था कि अगर उन्होंने किसी इंसान का नुकसान किया है तो वो गवर्नमेंट का दायरा भाग नहीं सकता, बल्कि उसे गवर्नमेंट के दायरे से सवाल पूछा जाएगा। ये काम ओम्बड्समैन का ऑफिस करता था। तो जब इन्होंने देखा कि ये काम ये कर रहा है अदारा, तो इन्होंने क्या किया, जब ये स्वीडन वापस आए तो इन्होंने स्वीडन के अंदर उसके अलावा बाकी की डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जो है और इस ओम्बड्समैन का ऑफिस को बनाना शुरू कर दिया। इनके फौत होने के बाद ऑब्वियसली जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी इनको कॉपी किया, और करते करते नॉर्वे के मुल्क में, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन मुल्कों में भी फिर ओम्बड्समैन का ऑफिस बनना शुरू हो गया। ये आपने हिस्ट्री अच्छी से देनी है। ये जब आपने हिस्ट्री दे दी, फिर आप दूसरी लाइन में लिखेंगे कि जो ओम्बड्समैन ऑफिस है ये एक ऐसा स्पेशल ऑफिस है जिसके अंदर एक ऑफिसर बैठा होता है, जिसका ये काम होता है कि वो गवर्नमेंट इदारों को अकाउंटेबल ठहराए, यानी कि जिम्मेदार ठहराए उनके एक्शंस पे। अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा किसी इंसान के साथ जुल्म कर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा, तो वहाँ पे जो वो इंसान है वो इस ऑफिस में आएगा, ओम्बड्समैन के ऑफिस में आएगा और शिकायत कर सकता है उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे। तो इस तरह के काम जो है ओम्बड्समैन का ये ऑफिस करता है, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट का इदारा है वो ये ना समझे कि हम हेड हैं, हम किसी के साथ जुल्म कर सकते हैं, बल्कि ओम्बड्समैन का ऑफिस उन लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, उन हेड्स को, उन गवर्नमेंट के इदारों को। सही है। ये जो ओम्बड्समैन का ऑफिस होता है, इसमें जो ऑफिसर है वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करता है, फाइंड करता है कि क्या प्रॉब्लम थी, और जस्टिस प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है। तो ये बातें आपने थोड़ा सा हिस्ट्री में बता देनी है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है मीनिंग ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन की मीनिंग के अंदर आपने बताना है कि ओम्बड्समैन एक ऐसा ऑफिस है जिसमें एक पर्सन बैठा होता है, ठीक है। वो जो पर्सन बैठा होता है इस ऑफिस में, उसको पावर्स दी जाती हैं कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, जैसे कि जो गवर्नमेंट के जो दूसरे इदारे हैं, उनसे ये सवाल खड़ा कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि आपने फ़लाँ बंदे के साथ जुल्म क्यों किया। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। एक नॉर्मल सिटीज़न है, वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में गया है और उस गवर्नमेंट के इदारे ने सिटीज़न का काम नहीं करके दिया, तो ये जो सिटीज़न है इस गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके उस गवर्नमेंट के इदारे के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकता है। ये चीज़ें हमें ओम्बड्समैन के इदारे के बारे में पता चली हैं। डेफिनेशन आप दे सकते हैं इसके अंदर। डेफिनेशन में आप बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ब्लैक स्टार डिक्शनरी, एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू रिसीव, इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट और ऑन कंप्लेंट्स फ्रॉम सिटीजन्स अबाउट द गवर्नमेंट। आपने ब्लैक स्टार डिक्शनरी के अंदर बताना है कि ये एक ऐसा ऑफिस होता है जो कंप्लेंट रिसीव करता है नॉर्मल सिटीजन्स की, फिर उस कंप्लेंट के ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी कि उस इदारे से पूछता है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो इन्वेस्टिगेशन उनसे करता है, फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है उस कंप्लेंट पे, ठीक है। इस तरह से ओम्बड्समैन का ऑफिस हेल्प करता है लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है ओम्बड्समैन वफाकी मुतासिब इन पाकिस्तान, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुतासिब तो ओम्बड्समैन का नाम है, तो ये वफाकी क्यों लग गया है। वफाकी बेसिकली हम फेडरल के लिए यूज़ करते हैं, फेडरल को उर्दू में हम वफाकी कहते हैं, ठीक है। तो जो फेडरल लेवल पे जो मुतासिब है, जिसको हम फेडरल ओम्बड्समैन कहते हैं, वो पाकिस्तान में कब बना और किसने बनाया, वो चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर द ऑफिस ऑफ वफाकी मुतासिब वाज क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक। यहाँ पे प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक है, इनकी तस्वीर लगाई है। इन्होंने ही पाकिस्तान में पहला ओम्बड्समैन ऑफिस बनाया था 1983 में। ये डेट्स याद रखें। इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ये डिपार्टमेंट बन गया तो इसके बारे में सारी तफसील कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिख दी गई, यानी कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कुछ नहीं था, लेकिन इस ईयर के बाद इस डिपार्टमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सारा कुछ बता दिया गया। द ऑफिस स्टार्टेड वर्किंग ऑन 8 अगस्त 1983 और 8 अगस्त 1983 में इस पे लोगों ने वर्क स्टार्ट कर दिया, यानी कि ऑफिस में लोग आके बैठ गए, हेड्स आके बैठ गए, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। The headquarters is in Islamabad and there are regional offices in Lahore, Sakhar, Quetta, फैसलाबाद, मुल्तान, देरा इस्माइल खां, पेशावर एंड कराची। इनका मेन जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। ये इनकी इस्लामाबाद वाली तस्वीर है, और बाकी भी छोटे छोटे इनके डिपार्टमेंट डिफरेंट इलाकों में मौजूद है, जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है कि इस ओम्बड्समैन ऑफिस के अंदर पहला कौन सा इंसान जो है अपॉइंट हुआ था। इसमें मैंने नाम दिया है चीफ जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इकबाल। ये जो जिनकी तस्वीर लगी है, ये बेसिकली एक चीफ जस्टिस रहे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन रिटायर हो गए थे, ठीक है। तो जब ये रिटायर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट की नौकरी से, तो फिर इनको वहाँ से हटवा के, जब रिटायर हो गए तो इनको ओम्बड्समैन के ऑफिस में बिठवा दिया गया। तो याद रखें, ओम्बड्समैन के ऑफिस में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले थे जिनकी मैंने तस्वीर यहाँ पे लगा दी है। आपको इनकी इन्फॉर्मेशन नेट से भी मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, आपने बताना है कि कितने वक्त के लिए ओम्बड्समैन ऑफिस में रहते हैं। ये कम से कम 4 सालों के लिए रहते हैं, और इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड और एक्सटेंड हिज टेन्योर,
और एक दफ़ा इनकी अपॉइंटमेंट हो जाए तो ये दोबारा अपनी अपॉइंटमेंट नहीं करा सकते, जैसे कि नॉर्मल जुडिशरी और बाकी सिस्टम में दोबारा अपॉइंटमेंट के चांसेस होते हैं कि एक दफ़ा जो बंदा अपॉइंट हो गया दोबारा आ जाता है, लेकिन ओम्बड्समैन में ये नहीं होता। ओम्बड्समैन में एक दफ़ा जो अपॉइंट हो जाए दोबारा नहीं आता, और ना ही इनका टाइम लंबा किया जाता। 4 साल के लिए है तो सिर्फ 4 साल के लिए ये लोग रहते हैं। रिमूवल प्रोसेस ऑफ ओम्बड्समैन, रिमूवल प्रोसेस के अंदर हमने बताना है द ओम्बड्समैन कैन बी रिमूव बाय मिसकंडक्ट और इफ़ ही कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। ओम्बड्समैन ऑफिसर को तभी हटाया जा सकता है जब वो किसी के साथ बदतमीज़ी करे या गलत बिहेव करे, या तब हटाया जा सकता है जब वो फिजिकली, यानी कि मिसाल के तौर पे एक जो जज है जो रिटायर्ड हैं उनकी एज ज़्यादा हो गई और वो फिजिकली चल फिर नहीं पा रहे, तो ऐसे बंदे को फिर हटा दिया जाता है। या एक ऐसा जज जो ज़हनी तौर पर ठीक ना हो या ठीक तरीके से फंक्शन ना परफॉर्म कर रहा हो, इनकेपेबल हो, तो उनको भी हटा दिया जाता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो द प्रेसिडेंट डिसाइड द सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस टर्म, जो इनका प्रेसिडेंट साहब है वही इनकी सैलरी, इनके बाकी के अलाउंस जो खर्चे हैं गाड़ी और बाकी चीज़ों के, वो खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, लिमिटेशन आपने बतानी है। द ओम्बड्समैन कैन नॉट होल्ड एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिस और पोजीशन विद अ सैलरी वायलेंट ऑफिस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी बंदा ओम्बड्समैन के ऑफिस में जॉब करता है, वर्क कर रहा होता है, तो वो उसी टाइम पे किसी और जगह जॉब नहीं कर सकता, कोई और ऑफिस में वर्क नहीं कर सकता। ये इनकी लिमिटेशन है। जो अब तक हमने सभी ऑफिसर्स के बारे में जाने, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी इदारे में अगर आपको जॉब लेनी है तो उनके सख्त रूल्स हैं कि आपको कहीं और जॉब फिर नहीं करनी। ठीक है, सेम इसमें भी सेम बात लिखी है। फिर आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ ओम्बड्समैन। जुरिस्डिक्शन में आपने ये बताना है कि इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। इनके पास पावर्स ये होती हैं कि आम इंसानों की कंप्लेंट सुनते हैं जिनको शिकायत होती है किसी गवर्नमेंट के इदारे से, रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और इनके पास ऐसे कंप्लेंट्स भी आती है जो प्रेसिडेंट खुद भी भेज सकता है, पार्लियामेंट के लोग भी भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी इनको कंप्लेंट भेज सकते हैं। सही है। तो ओम्बड्समैन कैन इन्वेस्टिगेट एनी एलिगेशन ऑफ अ बैड एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयज़। ओम्बड्समैन का ये काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करता है उन इदारों पे, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो, गवर्नमेंट की एजेंसीज हो या उनके एम्प्लॉयज़ हों, उन पर बाकायदा ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये इनकी पावर्स हैं। नेक्स्ट पे आता है ओम्बड्समैन की पावर्स। यहाँ पे आपने तफसील से इनकी पावर्स लिखनी है। इसमें सबसे पहली पावर है हैज़ पावर्स लाइक अ सिविल कोर्ट, कैन समन पीपल एग्जामिन विटनेस ऑन ओथ, डिमांड डॉक्यूमेंट्स टू टेक एविडेंस ऑन एविडेविट। जैसे कि नॉर्मल कोर्ट्स में हमने देखा होगा कि विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है, उनसे ओथ लिया जाता है, कसम उठवाई जाती है, ओथ का यही मतलब है, और उसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो बिल्कुल सेम ही ओम्बड्समैन ऑफिस में भी यही होता है। कैन एंटर ऑफिसेज एंड इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, कि चाहें तो किसी भी डिपार्टमेंट में घुस के उनसे डॉक्यूमेंट मांग भी सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। कैन सर्च, टेक कॉपीज एंड सील डॉक्यूमेंट्स और मेक इन्वेंटोरीज। तो ओम्बड्समैन के बारे में बताना है कि ये सर्च भी कर सकते हैं किसी भी इदारे को, कोई भी कॉपी मांग सकते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखवा भी सकते हैं, सील भी कर सकते हैं। ठीक है। कैन फॉर्म इंस्पेक्शन टर्म्स और एडवाइजरी कमेटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे इनके पास इसी इदारे के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है जिसको जो हेड है वो कह सकते हैं इस इदारे को कि फ़लाँ गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऑफिस के ऊपर एक शिकायत आई हुई है, तो आप उनके पास जाके इन्वेस्टिगेशन करें और सारा कुछ चेक करें। ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये एक तरह की कमेटी जैसा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं जो सर्च का और इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं इसी ओम्बड्समैन के अंदर। कैन डेलीगेट पावर्स टू स्टाफ बट मस्ट गेट रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन। इनके साथ एक स्टाफ भी बैठा होता है, बट स्टाफ को भी जब ये कोई काम देते हैं तो उनको काम ये होता है कि रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन, यानी कि कोई भी रिपोर्ट अगर निकलवानी है या जमा करवानी है या कोई भी काम करवाना है तो ये अपने स्टाफ के मेंबर से ये करवा सकते हैं। यानी कि ज़ाहिर बात है जज जो बैठा होगा वो खुद सारे काम तो नहीं करेगा ना, खुद वो अकेला ही सारा कुछ करेगा, ऐसा नहीं होता। ओम्बड्समैन के ऑफिस के अंदर एक हेड होता है जिसके पास कंप्लेंट जाती है, तो वो अपने ऑफिस के अंदर जो लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी है, जो बाकी के स्टाफ है, उनको वो थोड़े थोड़े काम दे देता है ताकि वो उनकी हेल्प कर दें। कैन रेफर केसेस ऑफ मेला एडमिनिस्ट्रेशन टू कंसर्न अथॉरिटीज़ फॉर एक्शन। और अगर कोई भी अथॉरिटी मेला एडमिनिस्ट्रेशन करिए, मेला एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गलत एडमिनिस्ट्रेशन करना, किसी के साथ जुल्म कर देना, यानी कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो ऐसे अदारे के खिलाफ बाकायदा ये लोग एक्शन लेते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है, ये इनकी पावर्स हैं। और 2-3 पावर्स आप आखिरी पावर्स की देख लें। कैन पनिश पीपल फॉर कंटेम्प्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट इफ समवन स्टॉप्स द ओम्बड्समैन वर्क और मिसबिहेव्स अगेंस्ट इट। अगर कोई अदारा ओम्बड्समैन के ऑर्डर देने के बाद भी दोबारा से सेम बिहेव करे, दोबारा से गलत बिहेव करे वो गवर्नमेंट का अदारा, तो वो जो ओम्बड्समैन का ऑफिसर है उस गवर्नमेंट के इदारे को बंद भी करवा सकता है या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह। ठीक है।
क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओहदा है, एक पावर है कि वो ये बड़े बड़े एक्शन ले सकती है, बिल्कुल वैसे ही ओम्बड्समैन ऑफिस के पास पूरा होल्ड है कि वो किसी भी गवर्नमेंट इदारे को बंद भी करवा सकती है, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले सकती है अगर वो इदारा इनकी बात नहीं मानता। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ज़रूरी होता है आपके मार्क्स को बूस्ट करने में, मार्क्स को अच्छे नंबर लाने में। फ्लो चार्ट्स होते क्या हैं? फ्लो चार्ट बेसिकली एक तरह की डायग्राम होती है जिसमें आप एग्जामिनर को ये दिखाते हो कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपको सारा कुछ पता है कि इस ओम्बड्समैन के अंदर होता क्या है, इस टॉपिक में क्या क्या है। सबसे पहले आप देखें कि मैंने डायग्राम में ओम्बड्समैन का नाम दिया है जिसके साथ मुतासिब लिख दिया है। फिर मैंने ये बताया कि ओम्बड्समैन के अंदर देखिए एरोस लगा के बताया कि इसमें एक फेडरल लेवल वाला ओम्बड्समैन होता है, एक प्रोविजनल लेवल का वाला। फिर मैंने एक और जगह एक और बॉक्स बनाया जिसमें मैंने फेडरल लेवल को वफाकी मुतासिब लिख दिया है और प्रोविंशियल के साथ लिख दिया सूबाई मुतासिब या मुतासिब आला। ठीक है, ये करने के बाद फिर मैंने इन दोनों के साथ जॉइंट एक बॉक्स बनाया जिसमें मैंने लिखा है कि ये इन दोनों का काम इन्वेस्टिगेशन करना है और ये एक रिकमेंडेशन देते हैं उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, यानी कि जो डिस्प्यूट लगी है उस पर मशवरा देते हैं कि आप किस तरह से अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम जो है ओम्बड्समैन का होता है, चाहे वो फेडरल लेवल का हो या प्रोविजनल लेवल का। ठीक है, एंड पे जाके मैंने एक बॉक्स बना दी जिस पे लिखा है वर्किंग प्रोसेस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द ओम्बड्समैन। इस तरह का अगर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फ्लो चार्ट अगर देख लिया फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ओम्बड्समैन। इसकी इंपॉर्टेंस हमने बतानी है कि इसमें क्विक जस्टिस मिलती है, यानी कि जहाँ कोर्ट्स में जाकर अगर कोई बंदा केस लेके जाता है वहाँ लंबे लंबे केस चलते हैं, लेकिन ओम्बड्समैन में ये नहीं होता। ओम्बड्समैन में अगर फ़ौरन केस लेके जाओगे तो वो आपका जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व कर देंगे, मसले को जल्दी सॉल्व कर देंगे। ये बातें आपने सारी यहाँ लिख देनी है कि जो भी इंसान जिसको तकलीफ है उसका मसला ये जल्दी से सॉल्व कर देता है, रिलीफ जल्दी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो कंप्लेंट जाती है वो जल्दी से उन पर एक्शन लिया जाता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता इनका प्रोसेस। फिर आता है अवेयरनेस फॉर ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स नो दैट द ओम्बड्समैन कैन चेक देयर एक्शंस, दिस प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉजिंग इनजस्टिस। अच्छा, गवर्नमेंट को जो पता चल जाता है कि ओम्बड्समैन का ऑफिसर एक ओम्बड्समैन ऑफिसर है जो उन पर चेक रख सकता है, इसलिए गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मोहतात होके बिल्कुल केयरफुल होके काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि हम जो मर्जी करें, बल्कि उनको पता होता है कि भाई हम पे कोई नज़र रखने वाला है, ओम्बड्समैन का ऑफिस है, तो हम गलत एक्शंस ना लें। तो ये वजह है कि ओम्बड्समैन ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है रोल ऑफ ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल। रोल ऑफ ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल को मैंने जो है यहाँ पे आप देखिए कि रोल ऑफ ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल को मैंने कितने अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट में लिखा है। आप चाहें तो इनको इस तरह से चार्ट बनाने की बजाय नॉर्मल लाइंस में लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से चार्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब देखता है आपने इतने मेहनत करके एक आंसर को लिखा है और इतना प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया है तो वो आपको मार्क्स देते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ पे बॉक्स में मेन आंसर डाला हुआ है कि पावर ऑफ ओम्बड्समैन एट फेडरल लेवल, साथ में वो वफाकी मुतासिब भी लिख दी है। फिर मैंने इनकी तकरीबन 1 2 3 4 पावर्स लिखी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी पावर्स दे सकते हैं, पर मैंने 4 ही दी हैं। इसकी पहली पावर ये है कि इट प्रोवाइड न्यूट्रल एंड क्विक रिलीफ, यानी कि एक अच्छा सा रिलीफ लोगों को जल्दी से सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। और ये न्यूट्रल रहता है, यानी कि इनमें जो हेड बैठा होता है वो किसी की साइड नहीं लेता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला उन लोगों को ये ओम्बड्समैन ऑफिस इंसाफ पहुंचाता है। और ये ऐसे कंप्लेंट्स को हैंडल करता है जो सिटीजन्स के होते हैं, यानी कि आम जो सिटीजन्स हैं जिसको गवर्नमेंट की वजह से या पार्लियामेंट या किसी भी कोर्ट की वजह से कोई तकलीफ पहुंची है, उन सब सिटीजन्स को ये हेल्प करता है। ये इसकी एक पावर होगी। उसके अलावा कैन ऑर्डर कंपनसेशन इफ कंप्लेंट इज प्रूवन फॉल्स। अगर इस इदारे को लग गया कि किसी ने भी गवर्नमेंट के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो उस इंसान को फिर फ़ी भी देनी पड़ती है, कंपनसेशन भी देनी पड़ सकती है। इसलिए झूठा इल्ज़ाम जो है सिटीजन्स को चाहिए वो ना लगवाए। फिर आता है प्रोटेक्ट्स द डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस। और इनका काम ये होता है कि वो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी जो डिग्निटी है, जो उनकी इज़्ज़त है, वो मेंटेन रहे। अगर वो अपनी इज़्ज़त गवर्नमेंट का इदारा खुद ख़राब कर रहा है, किसी की मदद नहीं कर रहा, उनकी लोगों को नुकसान दे रहा है, सिटीजन को नुकसान दे रहा है, फिर तो सारी बात है उनको तकलीफ पहुंचेगी उस गवर्नमेंट के इदारे को भी। लेकिन अगर उस गवर्नमेंट के इदारे पे किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, किसी सिटीजन ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो ये चीज़ भी ओम्बड्समैन प्रूफ करती, चेक कर रही होती कि क्या ये बंदा जो हमारे पास आया है, सिटीजन आया है, क्या ये वाकई में इसका नुकसान हुआ या इल्ज़ाम लगा रहा है खाम का। तो ये वजह है कि ये इदारे बनाए गए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप चार्ट में भी लिख दें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन की। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि ओम्बड्समैन कौन कौन से केसेस पे एक्शन नहीं ले सकता। सबसे पहली चीज़ है कि मैटर्स ऑलरेडी अंडर कोर्ट कंसिडरेशन, यानी कि ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी इदारे में ऑलरेडी ये केस चल रहा है, तो वहाँ पे ओम्बड्समैन आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ओम्बड्समैन का ऑफिसर आपसे ये कहेगा कि आपका ऑलरेडी फलां जगह पे केस चल रहा है, तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते जब तक कि वो डिसीजन नहीं दे देते। फिर आता है एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि अगर पाकिस्तान से बाहर का कोई केस चल रहा है, जैसे कि ओम्बड्समैन पाकिस्तान में मौजूद है, आप पाकिस्तान में हो, लेकिन आपकी लड़ाई किसी ऐसे बंदे से लगी हुई है जो इंडिया में बैठा हुआ है,
तो उसके मामलात ये ऑफिस नहीं हैंडल करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल केसेस होते हैं उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स बनी होती है, तो फिर आपको उस कोर्ट में जाना है। ओम्बड्समैन के ऑफिस में आप नहीं जा सकते, क्योंकि ओम्बड्समैन का सिर्फ इतना काम है कि वो पाकिस्तान के अंदर के ही गवर्नमेंट के इदारों को हैंडल कर सकती है। सही हो गया। फिर आता है डिफेंस मैटर्स। अगर पाकिस्तान की कंट्री के अंदर कोई डिफेंस के मामला लगे हुए हैं, यानी कि इंसानों को प्रोटेक्शन देने के लिए अगर आर्मी कहीं पे मौजूद है और आर्मी उन लोगों को वहाँ नहीं जाने दे रही जहाँ पे खतरा है, तो वो इंसान जो सिटीजन हैं इनके पास नहीं आ सकते। ये क्या कि आर्मी वालों ने हमें रोका है, तो ये जो इदारा कहेगा कि आप लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मी वालों ने ये हरकत की है, तो हम इसमें आपकी हेल्प नहीं करेंगे। इसको कहते हैं डिफेंस मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है हाउ द मुतासिफ इज रिमूव, यानी कि मुतासिफ को कैसे रिमूव किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है, आप चाहें तो इनको फ्लो चार्ट्स की बजाय नॉर्मल पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बट मैंने इस तरह से लिखा था कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाए, क्योंकि जाहिर बात है इस तरह से प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत लगती है पेपर में। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कैन बी रिमूव फॉर मिसकंडक्ट और इनएबिलिटी। ये शुरू वाली बातें आपने बता देनी है कि अगर एक जो हेड है ओम्बड्समैन का जो ऑफिसर है, अगर वो मिसकंडक्ट करता है, मिसबिहेवियर करता है, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सही से नहीं कर पा रहा, यानी कि वो कैपेबल अब नहीं रहा कि डिसीजन दे पाए, तो ऐसे ऑफिसर को रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा कैन रिक्वेस्ट अ पब्लिक हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल। तो एक ऑफिसर अगर निकलना चाह रहा है खुद जॉब से, तो वो एक प्रॉपरली अनाउंस करे कि मैं निकलना चाह रहा हूँ, या फिर जिसका टाइम आ गया निकलने का तो वो अनाउंस करेंगे मैं अब निकलने वाला हूँ। तो ये बात यहाँ लिखिए कि वो प्रॉपरली एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो पब्लिक हियरिंग रखे, जिसपे वो बाकायदा सब लोगों को बताए कि वो जा रहा है, और वो बताएगा कि इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उन्होंने बताना होता है कि वो जॉब छोड़ रहे हैं या इनको निकाला जा रहा है। फिर आता है इफ द हियरिंग डज नॉट हैपन विद इन 30 days और फिनिश इन 90 days द मुतासिब इज क्लियर्ड ऑफ ब्लेम। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि मुतासिब के ऊपर अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया कि ये इनकेपेबल है या कुछ भी है, और मुतासिब के ऊपर जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने कोई केस था जिस पर उसको जाना था कोर्ट में, जिसने इल्ज़ाम लगाया वो अगर कोर्ट में पेश नहीं होता और इस तरह 30 days गुजर जाते हैं या 90 days गुजर जाते हैं, तो जो भी इल्ज़ाम मुतासिब पे लगा होगा वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया वो तो आया ही नहीं इनके ऊपर सफाई देने या डिस्कशन करने। तो मुतासिब में चूज़ टू लीव ऑफिस बट रिसीव फुल पे फॉर द रिमेनिंग टर्म। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुतासिब खुद भी जॉब छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन जितने वक्त के लिए वो जॉब में रहेगा उसको उसकी पे लाजमी मिलेगी। ही कैन नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ड्यूरिंग द हियरिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इस मुतासिब का किसी भी रीज़न की वजह से कोई केस लगा हुआ है कोर्ट में, चाहे ये कैपेबल नहीं है या उन्होंने कोई मिसकंडक्ट की है, किसी भी वजह से अगर केस लगा, कोई हियरिंग चल रही है, तो उस दौरान ये फंक्शन अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकते अपने ऑफिस में। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इफेक्ट्स ऑफ रिमूवल, यानी कि जब एक दफ़ा मुतासिब को रिमूव कर दिया जाए तो उसका क्या असर पड़ता है। होल्ड एनी ऑफिस। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक दफ़ा एक मुतासिब को नौकरी से अगर निकाल दिया जाए मिसकंडक्ट की वजह से, बुरे बिहेवियर की वजह से, जिसको मिसकंडक्ट कहते हैं, या इस वजह से निकाल दिया गया कि ये इनकेपेबल हो गया, यानी कि अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा, तो याद रखें ऐसा इंसान जिस पर ये टाइटल लग जाते हैं मिसकंडक्ट का या इनकैपेसिटी का, तो ऐसे बंदे को गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में दोबारा जॉब नहीं मिल सकती। ये बात याद लिखिए कि इसका असर ये होता है, इफेक्ट ये होता है कि गवर्नमेंट के इदारों में इनको दोबारा जॉब नहीं मिल सकती, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा पार्लियामेंट का हो, चाहे वो प्रोविजनल असेंबली हो या कोई भी लोकल बॉडी हो। ये बात आपने बतानी है। फिर आ जाता है कंक्लूजन में ऑब्वियसली जो कुछ भी आपने ऊपर पढ़ा है वो शॉर्ट करके बता देना। इतना ही था इस वीडियो में।